वीडियो में आपने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, वो भी अच्छी स्थिति। तो बिना देर किया शुरू करते हैं, क्योंकि निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति पर किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। वैद्युत द्विध्रुव कारण पीछे वीडियो में आप देख चुके हैं, तो फिर लेट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फिगर डायग्राम पर ध्यान देते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक द्विध्रुव है, डायपोल जानते हैं आप, जिसका एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, जिसकी लंबाई क्या है? 2L है। ठीक है, 2L है इसकी लंबाई, और ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके कारण हमें निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, क्या है? AB, जिससे निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर, निरक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु है P, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए, आप लोग फेयर भी बना सकते हैं, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वैद्युत द्विध्रुव से अगर हमें निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, निरक्षीय का मतलब क्या होता है कि जिस अक्ष पर ये रखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, रखा हुआ है, तो इसके ध्रुव के सम्मुख ये अपनी पोजीशन पे है, तो इसके अपोजिट ऊपर या नीचे किसी भी अक्ष पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वो फिर हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं या फिर एक्सिस पे निकाल लेते हैं, तो आगे आएगा कि हम क्या करते हैं, मतलब किसी भी स्थिति के लिए निकाल सकते हैं या फिर विद्युत क्षेत्र की स्थिति के लिए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, जिसकी लंबाई 2L है, जिसका एक सिरा माइनस है और दूसरा सिरा प्लस है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी पर, R दूरी पर, अब ये R दूरी तो इस पर परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, ये सब काम आएगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी आप यूज करेंगे। तो R दूरी पर P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब ये निरक्षीय स्थिति है, तो आपको पता है कि जब, अब यहाँ पर एक चीज़ को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि हमें कुछ हिंदी कॉन्सेप्ट लिखना होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम कर रहे हैं आप वैसे फेयर भी बना सकते हैं। ठीक, तो आपको जब फेयर बनाना है, सबसे पहले डायग्राम बनाते समय आप ऐसा लिखते चलिए, और फिर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जिसकी लंबाई 2L है, जिसकी लंबाई 2L है। अब ये बताइए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है निकालते हैं, तो E = 1/4πε0Q/r²। तो 1/4π तो कांस्टेंट है, Q तो हमारे पास है ही, लेकिन हमें क्या चाहिए? R चाहिए। ठीक, तो हमने जब अच्छी में निकाला था तो प्लस Q के कारण और माइनस Q के कारण तीव्रताएं हमने निकाली थी ना, E1 और E2। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब हमने प्लस Q के कारण निकाला था तब भी हमें R चाहिए था, माइनस Q के कारण निकाला था तब भी हमें R चाहिए था। तो अब ये बताइए आप कि जो P पॉइंट है ये P पॉइंट ना तो Q से, माइनस Q से डिस्टेंस बता रहा है और ना तो प्लस Q से डिस्टेंस बता रहा है, तो ये तो सेंटर पॉइंट से इसकी डिस्टेंस है कि R है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति बिंदु P पर चाहिए, तो हमें बिंदु P से कहाँ तक की A की दूरी और बिंदु P से B की दूरी हमें पता करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी फिर से आपको हम बोल दे रहे हैं कि जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो सबसे पहले आप बताइए कि जब हम प्लस Q के कारण निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर, ठीक है, तो हमें P और AB के बीच की दूरी चाहिए। तो अब आप बताइए कि BP = कितना होगा? BP = अगर हम निकालेंगे तो ये इतना कितना हो जाएगा? L हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? L हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। कौन सा? BOP से। ठीक है,
तो हम क्या लिखेंगे प्लस क्यू से कहाँ तक, पी तक के बीच की दूरी के लिए। तो पी तक के बीच की दूरी हमें क्यों निकालनी है, हमें क्योंकि प्लस क्यू के कारण तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी। ठीक है, इसके बीच की दूरी हमें निकालनी है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, या फिर आगे क्या आ जाएगा, समकोण त्रिभुज किससे, बी ओ पी से। हमें क्या चाहिए, पी बी। पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी अगर आप ध्यान दें तो क्या है, कर्ण का स्क्वायर है। कर्ण का स्क्वायर तो इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर है तो कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, लंब क्या है एल स्क्वायर प्लस आधार क्या है, सॉरी आधार क्या है एल स्क्वायर, मतलब ये 2l है तो ये कितना हो जाएगा, ये l होगा, और लंब क्या है आर स्क्वायर। तो ये दूरी आ गई आपके पास। ठीक है, इसी प्रकार ये समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, इसी प्रकार हम किसको निकाल लेंगे, ये प्लस क्यू से निकाला है ना बीपी। ठीक है, या पी बी। अब हमें पी से क्यू तक चाहिए, सॉरी माइनस क्यू के लिए पी ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका भी सेम वही होगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, ये अब निकल आया। तो अब आप एक चीज़ ये देखिए कि जब हम अक्ष पर रहते हैं तो यहाँ पर हमने एक चीज़ को बताया कि अच्छी स्थिति में आपने जो एनालिसिस किया, जो एक्सपेरिमेंट देखा वो ठीक है, लेकिन आप द्विध्रुव में अगर आप देखें तो जो द्विध्रुव है इसमें विद्युत बल रेखाएं निकलती किस सिरे से हैं और किस सिरे में प्रवेश करती हैं, प्लस सिरे से निकलती हैं और माइनस सिरे में प्रवेश करती हैं। तो हम शुरू करते हैं, अगर प्लस की तरफ से निकालेंगे, ठीक है, तो प्लस की तरफ से निकालेंगे तो हम पहले फिगर डायग्राम को कंप्लीट करते हैं कैसे निकालेंगे। तो प्लस के लिए हमें E1 शुरू होगा, प्लस के लिए क्या होगा E1 इधर से जाएगा, तो E1 की दिशा इधर ही से जाएगी। ठीक है, तो और किधर निकल जाएगी, इधर सीधा जाती है। तो नॉन एक्सिस पे आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई तीव्रता किसी स्पेस पॉइंट में हम ज्ञात करते हैं, निकालते हैं, तो वहाँ पर जो बल है दो भागों में बढ़ जाता है। दो भाग कौन से, अब आपको पता है कि दो भागों में विभाजित होता है बल, परिणामी बल। ठीक है, और वो दो मतलब बल क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ऊर्ध्वाधर को बोलते हैं साइन थीटा और क्षैतिज को बोलते हैं कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो तीव्रता है वो पी बिंदु पर जब जाएगी परिणामी तीव्रता, तो बिंदु पी पर इसके दो घटक होंगे। कितने घटक होंगे, दो घटक। ठीक है, तो दो घटक होंगे, तो पहले घटक को, और दोनों घटकों की एक खास बात क्या है कि जो दोनों घटक होंगे वो एक दूसरे के साथ कितना अंश का कोण बनाएंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे। साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक है और कॉस थीटा क्षैतिज घटक है। ठीक है, तो ऊर्ध्व घटक है ये और क्षैतिज घटक है ये। तो अब हम प्लस क्यू के लिए अगर फिगर को कंप्लीट करेंगे तो E1 की दिशा इधर जा रही है, E1। ठीक, तो E1 प्लस क्यू के लिए हम निकाल रहे हैं, तो E1 निकलेगा तो इस पर जाएगा, तो कितने बटेंगे, दो घटक बटेंगे। ठीक है, तो पहला किधर निकल जाएगा, पहला तो यहाँ पर जाके देखिए एक चीज़ और, दो घटक जब बनेंगे तो आपको पता है किसके लिए, एक E1 के लिए तो बनेंगे, तो E1 साइन थीटा और E1 कॉस थीटा। तो ये जब जाएगा इधर तो ऐसे लौटेगा, ऐसे जाएगा और ऐसे लौटेगा, तो इस पर एक बनेगा क्षैतिज घटक। कौन सा घटक, क्षैतिज, तो इसे क्या बोलेंगे, E1 कॉस थीटा। ठीक है, और इसी के लंबवत क्या बनेगा, ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये किधर जाएगा, ऊपर की ओर, तो ये क्या बनेगा, E1 साइन थीटा। और एक दूसरे के बीच कोण कितना बनेगा, देखो परपेंडिकुलर बन रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जब यहाँ से पॉइंट आएगी बात माइनस क्यू के लिए, अगर हम देखें फिगर को यहाँ पे कंप्लीट करें माइनस क्यू के लिए, तो यहाँ के बाद माइनस क्यू तरंगे निकाल के इधर भेजेगा कि इधर लाएगा, तो ये इस दिशा में लौटेगा ना, प्लस से लौटेगा, तो हम सर्कुलर ऐसे चलेंगे क्योंकि प्लस से माइनस की ओर दिशा इसकी आ जाएगी। तो अब क्या आ जाएगा, E2 इधर निकलेगा,
E2। तो जब E2 निकलेगा तो इसके भी 2 घटक यहाँ पर होंगे बिंदु P पर। कौन कौन से? क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो जब इधर लौटेगा तो क्षैतिज घटक तो इधर ही हो जाएगा E2 cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की ओर आएगा। कितना हो जाएगा? सॉरी E1 cos थीटा और नहीं सॉरी E2 cos थीटा, दूसरे के लिए E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो ये फिगर डायग्राम कंट्रोल में आ गया आपके। ठीक है, कि सर्कुलर कैसे निकालना है, और E की दिशा इधर हो गई है और E2 की दिशा किधर हो जाएगी? इधर, ये एक दूसरे के। तो यहाँ पर अगर हम फिगर को आपको समझा दें कि इस P पॉइंट वाले फिगर को हम कैसे समझाएं, तो हम ले लेते हैं कि ये P पॉइंट है। ठीक है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक, ये P पॉइंट है जिस पर ये जो है ये है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दोनों एक ही दिशा में हैं। और ऊपर कौन चला गया है? ऊपर चला गया है E1 sin थीटा, यहाँ के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, और ये किसकी दिशा चली गई है? ये दिशा चली गई है E1 के लिए। और फिर इधर कौन चला आया है? इधर चला आया है E2। अब इनको और इनको देखिए। ठीक, और नीचे कौन चला आया है? E2 sin थीटा। ठीक है, तो ये एंगल क्रिएट कर रहे हैं भाई साहब। ठीक, अब हम आगे चल के इसके बारे में भी एनालिसिस करेंगे, इस फिगर के बारे में। तो आगे पढ़ते हैं। तो अब अगर थ्योरी लिखनी हुई आपको, अब यहाँ पे इतना करने के बाद एग्जाम में तो थोड़ा सा थ्योरी क्या लिखेंगे आप कि कुछ कॉन्सेप्ट पहले आप क्लियर कर चुके हैं एकदम आराम से। ठीक है, हम निकाल रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें मान लीजिए कि हिंदी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि इस फिगर डायग्राम को जो हमने एक्सप्लेन किया है उसके बारे में हम थ्योरी क्या लिखेंगे, थ्योरेटिकल पॉइंट जो स्टार पॉइंट्स में हम लिखते हैं क्या लिखेंगे। माना हमारे पास एक द्विध्रुव ए बी है जिसकी लंबाई 2L है, जिसकी लंबाई 2L है, जिसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, बिंदु P पर प्लस Q के कारण, बिंदु P पर प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, जिसके दो घटक परस्पर लंबवत हैं, एक E1 sin थीटा ऊर्ध्वाधर और एक E1 cos थीटा क्षैतिज। ठीक है, अब माइनस Q के कारण भी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 के दो घटक हैं, एक ऊर्ध्वाधर घटक E2 sin थीटा नीचे की ओर इधर दिशा रहेगी। ठीक है, ये, और एक उसी दिशा में E2 cos थीटा। ठीक है, अब आगे चलेंगे कि हमें निकालना है, जैसे हमने अच्छी स्थिति में निकाला था पहले एक के लिए। ठीक है, पहले किसी एक के लिए निकालते हैं, तो हम क्या लिखेंगे आगे से, फिर प्लस Q के, अच्छा हिंदी में और शामिल कर लेते हैं। ठीक है, कि हम जब हमें प्लस Q के कारण तीव्रता चाहिए बिंदु P पर, तो हमें प्लस Q और P के बीच की दूरी चाहिए, वो हमने निकाल ली है। अब हमें माइनस Q से P के बीच तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो हमें मतलब P पर निकालनी है माइनस Q के कारण, तो हमें माइनस Q और P के बीच की दूरी चाहिए, तो वो भी हमने निकाल ली है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, सीधा सा वही हमारा सिंप्लीफिकेशन है जो आगे करेंगे, जैसे हमने अच्छी स्थिति में किया था, बिल्कुल सेम। प्लस Q के कारण किस पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते ही हैं, E1 निकालेंगे, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। तो Q1 मतलब प्लस Q के लिए R क्या है, प्लस Q के लिए R स्क्वायर है, तो R स्क्वायर हम क्या लिखेंगे, प्लस Q R स्क्वायर। तो R स्क्वायर कौन है, R का मतलब प्लस Q से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा PV स्क्वायर, PV स्क्वायर। तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान अंडर रूट क्या है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
कि E1 के कारण हमने जब निकाला है तो इसमें साथ में दिशा भी है E1 के लिए। कौन सी दिशा है? E1 cos थीटा। ठीक है, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर cos थीटा। ठीक, यहाँ पर हमने लिख दिया। अभी एक पॉइंट और आगे आपको बताते हैं। ठीक, फिर E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R की वैल्यू आपको मिल गई। R क्या था? ठीक है, यहाँ से प्लस Q मतलब B से लेकर P के बीच की दूरी क्या है, लिख भी दे रहा है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर भी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक, तो हमने ये लिख लिया। फिर यहाँ पर भी cos थीटा। ठीक, ये हो गया हमारा समीकरण 1। मतलब हमें प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? पुनः बिंदु P पर माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अब माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E2। ठीक है, अब हम शुरू क्या करेंगे? E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। तो यहाँ पर R क्या है? AP या PA का स्क्वायर इंटू cos थीटा। ठीक है, तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर डॉट cos थीटा। समीकरण 2 बन गया। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात ये आ रही है कि E1 साइन थीटा, E1 cos थीटा, E2 साइन थीटा, E2 cos थीटा, ये 4 हैं, लेकिन हमने यूज किया केवल cos थीटा। तो आप देखिए कि E1 साइन थीटा बिंदु P पर और E2 साइन थीटा बिंदु P पर, दोनों समान परिमाण के हैं। दोनों समान परिमाण के हैं, लेकिन डायरेक्शन एक की पॉजिटिव एक की नेगेटिव है, विपरीत दिशा में है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए कैंसिल हो गए। इसलिए केवल E1 में मतलब बिंदु P पर तीव्रता जो E1 है वो cos थीटा की वजह से है, और बिंदु P पर जो तीव्रता है माइनस Q कारण वो भी E2 वो भी cos थीटा की वजह से है। साइन थीटा दोनों एक ही बिंदु पर एक दूसरे के अपोजिट समान परिमाण में थे, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को क्या किया? कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि हमने निकाल लिया बिंदु P पर तीव्रता प्लस Q के कारण भी और माइनस Q के कारण भी। अब आती है बात परिणामी तीव्रता की, तो यहाँ से समझते हैं। E1 हमने निकाल लिया और E2 निकाल लिया। अब आप देखते हैं कि ये जो साइन थीटा है इन्होंने कैंसिल कर दिया। ठीक, तो अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। अब आप ये देखिए कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता हम E बराबर अगर निकालेंगे, E बराबर, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में आपने देखा था कि एक की दिशा इधर थी, एक की दिशा इधर थी। ठीक है, तो दोनों माइनस कर दिए गए थे। दोनों क्या कर दिए थे? क्योंकि जब दिशा विपरीत हो तो क्या कर देते हैं? बड़े से छोटे को घटा देते हैं। तीव्रता आ गई थी, लेकिन जब दोनों एक ही दिशा में हो तो क्या कर दिया जाता है? तीव्रता को जोड़ दिया जाता है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि E1 और E2, E1 के कारण भी और E2 के कारण भी cos थीटा दोनों किधर है? एक ही दिशा में है। तो E बराबर E1 प्लस E2 होगा। बताइए क्यों? क्योंकि दोनों की दिशाएं एक हैं। दोनों की दिशाएं एक हैं, और जब एक ही दिशा में हो तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जो है तीव्रताओं के योगफल के बराबर होती है। जब दिशा विपरीत हो तब अंतर के बराबर होती है, और जब दिशा समान हो तो योगफल के बराबर होती है। तो हम E1 और E2 का मान रख देते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से। थोड़ा शॉर्ट में समझा रहे हैं, आप फॉर्मूला को डेरिवेट कर लीजिएगा अच्छे से। थ्योरी जो बोल रहे हैं उसको आप लिख सकते हैं। तो E इक्वल टू E1 क्या है?
E1 की वैल्यू समीकरण 1 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर ना, और डॉट कॉस थीटा प्लस E2 की वैल्यू भी सेम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस थीटा। अब आपको बेसिक मैथमेटिक्स तो इतनी आती होगी, ठीक है ना। अब मैं आपको ये बोल दूं कि x प्लस एक्स कितना होगा, तो आप जानते हैं ये भी सेम तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी चीज़ को मैं आपको बोल दूं कि सॉरी, आप थोड़ा सा फिगर पे ध्यान दीजिएगा कि x और प्लस x कितना होगा। तो आपको पता है कि आकार बड़ा हो जाने से उसको जो डिजिट है ना उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना, तो ये भी क्या ही होगा 2x ही होगा, ठीक है। इसका सीधा मतलब ये है कि जब व्यंजक समान हो पूरी तरीके से तो वो जुड़ के या घट के बराबर हो जाता है। अगर माइनस है तो जुड़ेगा, सॉरी घटेगा, और प्लस है तो जुड़ जाएगा। तो आप देखिए कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर जो भी वैल्यू है डॉट कॉस थीटा प्लस सेम थिंग्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब आप देखिए दोनों सेम है तो सीधा सिंपल है कि 2 मतलब ये 2 बार है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर का मतलब जो भी आर की वैल्यू है आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक आप पहुँच गए, ठीक। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आप देखिए कि ये वैल्यू ठीक है, लेकिन ये जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा के लिए आप क्या करेंगे, इसको आप इसको समीकरण 3 बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पे छोड़ दीजिए। जब भी आप किसी भी डेरिवेशन में रुको, किसी नए काम के लिए रुको, तो आप उसको इक्वेशन बना के छोड़ दो ताकि आप उसको एक नया नाम लेकर के आगे काम कर सको। हमें इस कॉस थीटा से प्रॉब्लम हो रही है, हम फिगर में पहुँच जाते हैं। कॉस थीटा क्या निकलेगा भाई, अब आपको पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो फिगर में आप पहुंचिए, यहाँ पर कॉस थीटा अप्लाई कीजिए, तो कॉस थीटा में आधार क्या है, आधार L। आधार क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, जो फिगर डायग्राम ये बन रहा है आपके पास ऐसा वाला, तो यहाँ पर आधार L दिख रहा है ना, और कर्ण क्या दिख रहा है, ये L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया ना किस पाइथागोरस प्रमेय में हमें क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज कोई भी ले सकते हैं हम, BOP से, किससे, समकोण त्रिभुज BOP से कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार मतलब L, बेस है ना, L अपॉन बटे कर्ण। कर्ण क्या है, ये L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब कॉस थीटा की वैल्यू आपको मिल गई, को समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए। बेसिक मैथमेटिक्स आपकी बहुत ज़रूरी है कि वो मेंटेन हो, ठीक रहे, नहीं तो फिर आप क्या करना है ना, समंदर के किनारे पोंछा लगाने जैसा वाला काम करेंगे आप, ठीक है। ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा बारीकी से ध्यान देना है कि कहाँ पे क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो E इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान अंडर रूट। अच्छा अब एक चीज़ और देखिए कि ये जो स्क्वायर है यहाँ पर, ये अगर किसी रूट का, जैसे मान लो रूट x है और इसका हम होल स्क्वायर कर दें, तो क्या ये रूट गायब नहीं हो जाएगा, केवल x नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये वैल्यू समझ में आ रही है ना आपको, तो ये तो बेसिक जानते ही होंगे आप। तो यहाँ पर L स्क्वायर अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो मुझे लगता है कि केवल L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही बचना चाहिए, ठीक है। और फिर ऊपर से कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर पहुँच गए। चलो अब फिर आगे शुरू करते हैं।
अब मुसीबत ये है हमारे पास कि हमें 2, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 1/4πε0 कांस्टेंट है, क्यू हमारा चार्ज है, ठीक है। अब ये L² प्लस R² विदाउट रूट का है, लेकिन ये L² प्लस R² रूट में है। तो आपको पहले पता होगा कि आपने चीज़ों को एनालिसिस किया है कि अगर x² = 3 है तो x = √3 हो जाता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर से रूट लगता है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये पावर, आपने सुना होगा कि जब गुणा में हो तो भाग में चली जाती है पावर, भाग में हो तो गुणा में, तो ये गुणा में है आई थिंक, ठीक है, गुणा में है तो भाग में जानी चाहिए। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि इसको अगर हटा दें तो x² = अगर 3 है तो x = क्या लिख सकते हैं, 3⁻1/2, अपान में चली गई ना। इसका सीधा मतलब यहाँ पे हम आपको ये समझा दे रहे हैं कि अगर कोई संख्या रूट में लिखी हुई है, √2 लिखा हुआ है, ठीक है, बेसिक समझ लीजिए कि √2 लिखा हुआ है तो इसको हम 2⁻1/2 लिख सकते हैं, ठीक, 2⁻1/2 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि जो रूट की जो श्रेणी है इसको अगर हम हटाएंगे तो उस डिजिट की पावर जो है 1/2 लग जाएगी, ठीक है, गॉट इट। अभी तो समझ में आ रहा लेकिन आगे का पता नहीं मुझे। 1/4πε0 Q/L² प्लस R² इंटू L/L² प्लस R² की पावर 1/2, 1/2 कर दिया। अब आप यहाँ पर इसको और इसको समझिए, ठीक है। इसको और इसको समझाने के लिए हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि एक x है, ठीक है, और इनटू में x की पावर 1/2 है, तो आपको पता है कि अगर हम मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, वो अर्थमेटिक्स हो या अलजेब्रा हो, किसी भी एरिया में हो, अगर बेस आधार समान है और चीज़ें गुणा में हैं तो गुणा में घातें क्या होती हैं, क्या होती है, जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ती हैं। जैसे आप ये करते हो ना, x² इंटू x² तो क्या हो जाता है, x² x की पावर 4 नहीं लिख देते डायरेक्ट। इसका एक रीज़न है कि ये x² जो है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x की पावर 2 + 2, इसका मतलब x की पावर 4 अब हुआ है। इसका मतलब ये है कि x की पावर 3 इंटू x की पावर 2 कर दें तो x की पावर 5 कैसे आता है, x की पावर 3 + 2 x की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है कि अगर गुणा में आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, तो यहाँ पर घातें जुड़ेंगी तो x की पावर कितनी है 1 और प्लस इस x की पावर कितनी है 1/2। अब आपको भिन्न हल करना तो आता ही होगा, ठीक है। फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं तो हम लिख लेते हैं x को इधर ऐसे और फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे बेस 2, 2 × 1 = 2, 1, 3, 3/2, 3/2। तो इसका मतलब x की पावर 3/2 हो जाएगा। तो इसके साथ भी वही सीन है, यहाँ पर सिंगल पावर है, यहाँ पर 1/2 पावर है, तो क्या हो जाएगा E = बाबा जी लिखो 4πε0 Q/L² प्लस R² की पावर 3/2। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ गए? जैसे ये हुआ है x की पावर सेम है प्लस इंटू x की पावर 1/2। तो जब आप इसकी फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो 3/2 आ जाएगा L² प्लस R² की होल पावर, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया। चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि इसको हम थोड़ा सा क्लासीफाई मोड में लिख देते हैं। क्लासीफाई का सीधा लेना देना आ जाता है यहाँ पर कि E = और इधर इनटू में तो था L ना, ये L आ जाएगा जो इधर तो नीचे चला गया 2L। तो इनटू में हम इसको थोड़ा सा 1/4πε0 इंटू 2QL/L² प्लस R² की पावर 3/2, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा आगे पहुंचाते हैं, ठीक है। प्लीज़ टर्न ओवर, ये तो होता है कॉपी में लेकिन यहाँ बोर्ड है तो आप यहाँ पे देखिए। तो आपको पहले से पता है, वी नो दैट वेरी वेल अबाउट द मोमेंटम ऑफ किसका, डायपोल, ठीक है। तो आपको पता है कि P = होता है 2QL। देन क्या होगा, जहाँ पर 2QL है वहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे किसको, P को, ठीक है। तो E = क्या हो जाएगा, E =
1/4πε0 p/2ql को हमने रिप्लेस कर दिया, क्या हो जाएगा L² प्लस R² की पावर 3/2। ठीक है, अब हमने आपको अच्छी स्थिति में बताया था कि अगर हम L और R का कंपैरिजन करें तो R जो है वो डाइपोल से एक डिस्टेंस है किसी पॉइंट की, और जो L है ये 1/2 है डाइपोल की पूरी लेंथ का। ठीक है, तो डाइपोल खुद इतना छोटा होता है कि उसे देख पाना समझ पाना मुश्किल होता है। अगर उसका हम बाई 2 कर देंगे तो आई थिंक वो हमारी समझ से बाहर हो जाएगा। आई मीन देयर इज नथिंग टू कैलकुलेट, ठीक ना, विद द कंपैरिजन R। तो अगर हम R के साथ कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, तो L जो है हमें कितना बहुत ही ज़्यादा छोटा, वेरी वेरी लेस देन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि L इज इक्वल टू वेरी वेरी लेस देन किससे R, या फिर R इज इक्वल टू वेरी वेरी ग्रेटर देन L। ठीक है, देन L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 ही समझो, तो वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4πε0 इंटू P/L को हमने कर दिया 0, तो 0 मतलब ख़त्म, R² इंटू 3/2 की पावर में आ जाएगा। ठीक है, तो E इज इक्वल टू 1/, अब ये स्क्वायर से स्क्वायर तो कट ही जाएगा। ठीक है, अप डाउन में, तो अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं फिर से कर दूं। ठीक है, ठीक है, देख लीजिए, फिर से ही देख लीजिए। R की पावर 2 की पावर 3/2, तो 1/4πε0 P/R² इंटू 3/2। अब आपको समझ में आ रहा, अब तो कटेगा। ठीक है, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 P/ कितना बचेगा R³। ये हमारा फाइनल डेरिवेशन हुआ। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 P/R³ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पेक्ट विद द डाइपोल, कहाँ पे, निरक्षी नॉन एक्सिस पॉइंट पर, और वो पॉइंट क्या है P। फाइनली हमने फाइंड आउट इसको कर लिया है, और इसका जो यूनिट होता है वो आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो इसको अच्छे से देख सकते हैं। थ्योरी के बारे में हम बोल चुके हैं पहले, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हैं कि किस चीज़ को किस तरीके से यहाँ पर साइन थीटा यूज़ क्यों नहीं किया गया। ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक, क्योंकि डाइपोल के जो ऊर्ध्वाधर घटक E1 साइन थीटा है और E2 कॉस थीटा है, इन्होंने एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है एक दूसरे से, और इनका परिमाण समान है, तो माइनस करने पर ये कुछ नहीं बचे। यहाँ पर इनकी वैल्यू नथिंग समझी जा रही है। ठीक है, टोटली जो इफेक्ट डाल रहा है वो कॉस थीटा डाल रहा है, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में एक्शन ले रहा है। तो इधर से इधर की ओर हम सर्कुलेट हो रहे हैं और चीज़ों को हमने एनालिसिस किया। ठीक है, तो इसको समझिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।